नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है और ये दवाई आपके घर में ही उपलब्ध है। ये सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई है, तो ये कौन सी है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब भी आयुर्वेद की बात होती है तो आयुर्वेद में हमेशा वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों के बारे में ज़रूर बताया जाता है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृतम देहे घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। यानी शरीर में जो तीन दोष है जिसे त्रिदोष कहा जाता है, तो ये वात, पित्त और कफ है। और ये दोष जब विकृत हो जाते हैं यानी कम होते हैं या बढ़ जाते हैं तो ये शरीर में काफ़ी सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। और जब ये समावस्था में रहते हैं यानी इनका बैलेंस रहता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों में दोषों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हमारी प्रकृति यानी जो शारीरिक प्रकृति बताई जाती है वो भी दोषों के अनुसार, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इनमें से किन दोषों का डोमिनेंस है उसके आधार पे हमारी प्रकृति बताई जाती है। दूसरा जो है कि जैसे कि मौसम बदलता है यानी ऋतु बदलाव होता है, तो ऋतु के अनुसार भी शरीर के इन दोषों की स्थिति भी बदलती है। यहाँ तक कि उम्र के अनुसार भी, जैसे बाल्यावस्था ये कफ प्रधान समय है, जो युवावस्था है वो पित्त का यानी उस समय डोमिनेंस रहता है, और जो वृद्धावस्था है वो वात प्रधान अवस्था है। तो इस तरह से दोषों के बारे में आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बारीकी से बताया जाता है। और जब भी इन दोषों की साम्यावस्था बनी रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब भी इनमें कोई विकृति आती है तो ही शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, बीमारियों से खुद का बचाव करना है, तो इन दोषों को हमेशा हमें इनकी साम्यावस्था या इनका बैलेंसिंग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परमौषधम। यानी शरीर संबंधी दोषों को अगर हमें उसकी सबसे अच्छी चिकित्सा करनी है तो क्रमशः वो इस प्रकार से है। तो इसमें उन्होंने शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा ये दोनों बताए हैं। शोधन चिकित्सा यानी जो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बताई हुई है, तो इस वीडियो में हम शोधन चिकित्सा के बारे में नहीं देख रहे। यहाँ पे हम शमन चिकित्सा यानी औषधि चिकित्सा के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा के बारे में जानना है तो उस पर सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम शरीर में वात दोष के लिए सबसे अच्छी शमन चिकित्सा यानी औषधि चिकित्सा क्या है तो वो देखते हैं। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारे शरीर में ये वात दोष बढ़ा हुआ है, तो देखिए, अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द है, फिर चाहे वो गर्दन में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, जोड़ों में है या मांसपेशियों में दर्द है, तो शरीर में ये दर्द कभी भी वात के बिना नहीं हो सकता। तो आपको दर्द है तो समझना चाहिए कि ये वात दोष बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो वात का जो गुण बताया है वो है रुक्षता। तो ये यानी जैसे रुखापन बढ़ेगा, फिर चाहे वो बालों में रुखापन हो, ड्राइनेस हो या फिर त्वचा रुखी हो, तो ये भी ज़रूर दिखाई देगी। यहाँ तक कि आंतों में यानी इंटेस्टाइन में भी ये रुक्षता यानी रुखापन दिखाई देगा। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है, जैसे किसी को हार्ड स्टूल होती है तो वो भी वात के बढ़ने के कारण ही होती है। इसके अलावा काफ़ी बाकी भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि शरीर का जो रंग है यानी जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा सांवला या काला दिखाई देना, या फिर बाकी भी कुछ तकलीफ हो सकती है। तो आयुर्वेद में वात के बढ़ने के कारण 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है। तो इसमें जो सबसे अच्छी औषधि है वो तेल है। तो तेल कौन सा? तो तिल का तेल। अब देखिए, ये जो तेल शब्द है वो भी तिल से बना हुआ है, कहा गया है तिला तेलम। अब देखिए, जो वात के आयुर्वेद में गुण बताए हैं तो उसमें कहा गया है, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। यानी जो ये वात है उसका ठंडा नेचर है, या फिर उसमें हल्कापन है, उसमें रुखापन है, तो ये सब चीज़ें ये वात का गुण है। और जो तिल का तेल है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट गुणों वाला है। जैसे तिल के तेल में स्निग्धता है, वो गर्म स्वभाव का है, तो ये जो तिल का तेल है वो शरीर में इस बढ़े हुए वात को बहुत अच्छे से कम करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये तिल का तेल आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है।
तो ये जो तिल का तेल है इसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप छोके में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली इसका स्वाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो अगर आप उस तरह नहीं ले सकते तो सिर्फ गर्म पानी में इसे मिला के भी आप ले सकते हैं। तो लगभग पाव कप गर्म पानी में आप 1 से 2 चम्मच तिल का तेल ले सकते हैं। अगर आपको मोशन ठीक से नहीं होती यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप रात को इसे ले सकते हैं, ताकि आपको जो मल प्रवृत्ति है वो ठीक से होने के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक तरह से इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करेगा, उसमें स्निग्धता को बढ़ाएगा, तो मोशन ठीक से होने के लिए आपको इसकी मदद मिलेगी। या फिर आप इसे सुबह भी ले सकते हैं। तो आप उसी तरह से गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच तिल का तेल मिला के ऊपर से भी आप इसे 1-2 घूंट गर्म पानी ले, ताकि गले में जो एक तेल का अंश है या जो चिकनापन है वो आपको महसूस ना हो। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसे अभ्यंग के लिए, यानी जो आयुर्वेद में दिनचर्या में जो तेल की मालिश बताई जाती है, तो उसके लिए भी तिल का तेल सबसे अच्छा है। आयुर्वेद में बताया हुआ है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः, यानी अगर आप तेल की मालिश हर रोज करते हैं तो इसके कारण बुढ़ापा देर से आता है। अगर आपको कोई थकान है तो वो भी कम हो जाती है। यहाँ तक कि वातः शब्द उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है कि अगर आपके शरीर में ये वात दोष बढ़ा हुआ है तो इसको कम करने के लिए भी ये अभ्यंग बहुत अच्छा है। इस तरह से ये जो तिल का तेल है वो वात को कम करने के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है। अब हम पित्त की शमन चिकित्सा के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो पित्त है ये शरीर में पचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए, हमारी चयापचय क्रिया के लिए, यानी डाइजेशन को सही होने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या विकृत हो जाता है तो हमें काफ़ी सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे कि पित्त के बढ़ने के कारण शरीर में ये गर्मी बढ़ती है, वो हीट या जलन महसूस होती है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पसीना आना है, या ये जो बढ़ा हुआ पित्त है वो खून को भी दूषित करता है। और फिर त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां है या बालों की समस्या है, जैसे बालों का सफ़ेद होना है, तो ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। जिनमें ये पित्त दोष बहुत ज़्यादा रहता है उनमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेशन है या फिर एंगर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में पित्त के कारण होने वाली 40 तरह की बीमारियां बताई हुई है, और इसे कम करने के लिए सबसे अच्छी जो दवाई है वो है घी। घी कौन सा? तो गाय का घी। तो यहाँ पे आपने देसी गाय का शुद्ध घी इस्तेमाल करना है। अब इसे लेना कैसे है? तो आप इसका छोका आपकी सब्जी में, दाल में आप इसका छोका लगा सकते हैं, या फिर ऊपर से, जैसे आप दाल में ले सकते हैं, आप चावल में है, रोटी पे है, तो इस तरह से आप गाय का घी ले सकते हैं। कितना लेना है? तो दिन भर में आप 2 से 3 चम्मच इसे आराम से ले सकते हैं। अभ्यंतर सेवन के अलावा आप इसका नस्य कर सकते हैं, यानी नाक में गाय के घी की 1 से 2 बूंदे आप रात को डाल सकते हैं, या फिर पादाभ्यंग के लिए यानी पैरों में मालिश करने के लिए भी ये जो गाय का घी है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में जो बढ़ी हुई ये जो उष्णता है, हीट है, गर्मी है, तो ये कम होने के लिए आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है। इसके अलावा आयुर्वेद में इस घी को विषहर बताया है, यानी एक तरह से शरीर के टॉक्सिन्स को कम करने के लिए ये हमें मदद करता है। तो पित्त के शमन के लिए सबसे अच्छी जो औषधि चिकित्सा है वो है गाय का घी। अब हम कफ की शमन चिकित्सा के बारे में देखेंगे। देखिए, जब ये कफ दोष प्राकृत अवस्था में रहता है तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। शरीर में स्थिरता बनाए रखने के लिए, एक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब ये विकृत हो जाता है या आवश्यकता से अधिक बढ़ता है तो इसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी देखी जा सकती है। आयुर्वेद में इसके कारण 20 प्रकार की बीमारियां बताई हुई है। तो देखिए, ये जो कफ बढ़ता है तो कफज विकार, जैसे सर्दी है, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ है, तो ये भी बढ़ती है। वजन बढ़ता है, ओबेसिटी है, जो मेद धातु है वो बढ़ता है। बहुत ज़्यादा आलस आना या फिर सुस्ती जैसे लगना, किसी काम को करने का मन ना होना, बहुत ज़्यादा सोना, ये भी इस कफ के बढ़ने के कारण दिखाई देता है। इसके अलावा त्वचा विकार, फिर उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होना, तो इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब इस कफ को कम करने के लिए जो सबसे अच्छी चिकित्सा है वो है शहद। आयुर्वेद में इसे मधु कहा गया
गया है। अब ये जो शहद है उसके गुणधर्म जो आयुर्वेद में बताए हैं, तो उसका रुक्ष गुण है, वो कफग्न है, यानी इस बढ़े हुए कफ को वो कम करता है। उसका लेखन गुण बताया हुआ है, यानी जो ये मेद धातु बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है, वजन ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए जो शहद है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे पुराण जो मधु है, यानी जो पुराना वाला शहद है, तो वो सबसे अच्छा है। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, क्योंकि शहद को ना तो कभी गर्म करना है, ना तो गर्म चीज़ों के साथ इसे मिला के लेना है। ये भी एक तरह का विरुद्ध आहार है। पानी उबाल के उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर उसके साथ आप शहद मिला के ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो शहद है, इसे योगवाही भी कहा गया है, यानी जो हमारे शरीर के जो सूक्ष्म स्रोतस है, जो चैनल्स है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस कफ को कम करने के लिए जो शहद है ये हमें मदद करता है। इस तरह शहद जो है तो ये कफ की सबसे अच्छी औषधि है। तो इस तरह से आयुर्वेद के अनुसार जो वात के लिए सबसे अच्छी औषधि है वो है तिल का तेल, पित्त के लिए जो सबसे अच्छी औषधि है वो है गाय का घी, और कफ के लिए जो सबसे अच्छी औषधि है वो है शहद। तो आप भी अपने शरीर के दोषों के अनुसार इनका सही तरह से इस्तेमाल करके दोषों की साम्यावस्था को, उनके बैलेंसिंग को बनाए रख सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।